स्वागत है बच्चों आपका अपने YouTube चैनल एडुकेट एकेडमी में। मैं गौतम प्रसाद और आज का जो हमारा जो विषय है वो है 12th क्लास के लिए हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट हड़प्पा सभ्यता। तो बच्चों आज जो हम हड़प्पा सभ्यता में जानेंगे कि वहाँ पर जो मानव मनुष्य जो रहता था वह किस प्रकार से अपना जीवन यापन और किस प्रकार की कृषि और वो जीवन निर्वाह करने के लिए किन किन संसाधनों का उपयोग वह किया करते थे। तो इन सभी के बारे में बच्चों हम जानेंगे और इस वीडियो को पढ़ने के बाद समझने के बाद आप अपने क्वेश्चंस 8 मार्क्स के कर सकते हैं और बीए वाले अपने 20 मार्क्स का क्वेश्चंस ये आसानी से कर सकते हैं। तो आइए बच्चों हम इसमें बताते हैं। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता है क्या। बच्चों हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सिंधु सभ्यता के क्षेत्र में जितने भी जो पाकिस्तान, जो आपका बलूचिस्तान हो गया, ये हमारे इंडिया का गुजरात, राजस्थान, पंजाब के जितने भी क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर के कुछ भाग हड़प्पा के क्षेत्र माने जाते हैं। यहाँ पर दो बड़े नगर जो थे उसके हड़प्पा सभ्यता के, मोहनजोदारो, कालीबंगा, ये सारी धोलावीरा, ये कई जगह ऐसे प्राप्त भारत में भी हैं और कई ऐसे स्थान जो कि पाकिस्तान में भी स्थित हैं। कहा जाता है उस समय कई ऐसी चीज़ें थी वहाँ पे। पुरातात्विदों ने क्या की, अनोखी वस्तुओं को ढूंढा जिसमें कि कई वस्तुएं ऐसी मिली जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर क्या था बच्चों, कई चीज़ें बनी हुई थी। तो वो आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। पत्थर से बने बाट, मोहर आदि चीज़ें वो उनको देखने को हमें मिलती है। और बच्चों इसमें एक सबसे बड़ी जो खासियत है वो क्या है, हड़प्पा सभ्यता जो था और इनके नगरों को दो भागों में बांट दिया गया था, विभाजित कर दिया गया था दो भागों में। वो कैसे बच्चों? सबसे पहला जो दो भाग वो कौन थे, पश्चिमी भाग और एक था हमारा पूर्वी भाग। जो पश्चिमी भाग था बच्चों उसको क्या किया गया था, इन्होंने ऊंचाई पर बनाया था और वह आकार में छोटा था। मतलब कि सीधा सीधा तौर पे ये कहा जा सकता है जो आकार में छोटा था और वह ऊंचाई पे बनाया जाता था टीलों पे, वहाँ पर बड़े लोग रहते थे। और जो पूर्वी हिस्से में वह बड़ा आकार था जो कि पश्चिमी हिस्सों से नीचा था और यह कि उसके आकार में बड़ा था। लेकिन यहाँ पर क्या थी, सबसे बड़ी खासियत क्या थी, यहाँ पे अधिक संख्या में लोग रहा करते थे। तो जितने भी जो ये हैं यहाँ पर जितने भी जो दुर्ग थे वो क्या था, जितने भी दुर्ग, ऊपरी हिस्से को दुर्ग कहा जाता था और निचले हिस्से को निचला नगर कहा जाता था। दोनों हिस्सों की चारदीवारी पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। मतलब चार दीवारी होती थी, लंबी लंबी बड़ी दीवारें ईंटों की होती थी, पक्की ईंटों की, और वहाँ पर बनाई जाती थी। दीवार बनाने के लिए चिनाई भी की जाती थी बच्चों, और चिनाई बहुत सारी होती थी वहाँ पर जो कि आपको देखने को मिलेगा। अब आइए नेक्स्ट। अब आते हैं हम बच्चों, इसमें हमारा है कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से हम करेंगे इसको। सबसे पहला बच्चों, आइए तो बच्चों क्वेश्चंस जो है हमारा जो चैप्टर है ईंट, मनके और अस्थियां। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई पूछा जाता है आपसे। और हड़प्पा सभ्यता किन किन विद्वानों ने नेतृत्व में इसकी खोज की। तो बच्चों जो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1924 में हुई। सबसे पहले हम यह जानेंगे हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, 1924 में हुई। और इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि ये सिंधु घाटी, सिंधु के साइड जितने भी क्षेत्र है वही पड़ते हैं। तो इसकी जो पहले जो जनरल डायरेक्टर थे भारत के, भारतीय पुरातत्वविद के जो जनरल डायरेक्टर माने जाते हैं वो थे जॉन मार्शल बच्चों। ठीक है, उन्होंने इसकी खोज की और इन्हीं की अगुवाई में कनिंघम और दयाराम साहनी
और E.M. व्हीलर ने इन सभी में क्या क्या मिलकर इसकी विशेषताओं के बारे में बताया, कहाँ पे था ये, और इन सभी की विशेषताओं के बारे में उन्होंने धीरे धीरे सारी चीज़ें बताई। एक क्वेश्चन आता है बच्चों, सर जॉन मार्शल कौन थे? तो बच्चों जो सर जॉन मार्शल कौन थे, वह चीज़ हमारे वो बात आती है। तो इसमें क्या था, देखो वो जो थे बच्चों, वह पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर, मतलब कि जितनी भी जो प्राचीन समय में जो चीज़ें होती थी उसको ढूंढना, उसके साक्ष्य प्राप्त करना, और वो उससे यह पता लगाना कि उस समय भी लोग रहते होंगे, अपना जीवन यापन किस तरीके से। तो ऐसे इन्होंने जो जनरल डायरेक्टर थे ये थे आपके सर जॉन मार्शल। इन्होंने क्या किया, पूरे विश्व में सिंधु घाटी के हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा की। इन्होंने क्या किया, पूरे विश्व में सिंधु घाटी के हड़प्पा सभ्यता की खोज की स्थापना कर दी, और इन्होंने पूरे स्रोत वो निकाल मारे। और यह भारत के कार्य करने वाले पहले पेशेवर पुरातत्वविद थे। इन्होंने पहले ये माने जाते हैं जिन्होंने पहले खोज की, और ये बहुत बड़ी खोज है और अपने आप में, और ये प्रारंभिक नगर भी माना जाता है बच्चों। अब एक है हमारा क्वेश्चन इसमें आता है, कई तरीके से हमें ये भी पूछ लेता है, हड़प्पा की लिपि की कोई दो विशेषताएं बताइए। तो हड़प्पा की लिपि की जो विशेषता है वो क्या चीज़ हो सकती है? तो हड़प्पा की लिपि की विशेषता क्या है? देखो, उसे हम पढ़ नहीं सकते, सबसे पहली चीज़ तो ये है उसकी, ठीक है। और वो पूर्ण रूप से वर्ण मलित भी नहीं है, उसमें पूर्ण रूप से कुछ वर्ण लिखे हुए नहीं है, जो कि आपको देखने को मिलेंगे आपके पाठ्य पुस्तक में। इसमें क्या है, चिन्हों और संख्या क्या है, चिन्हों की संख्या अधिक है, लगभग 375 से लेकर 400 तक इसमें कई चिन्ह ऐसे मिले हैं हमें। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, मतलब कि हमारा जैसे कि हमारी उर्दू भाषा में लिखी जाती है, ठीक उसी प्रकार से वैसी यह लिखी जाती थी। जो हमारी सामान्य भाषा में जो हम लिखते हैं आज के बच्चे, वो उस तरीके से लिखी जाती थी, वो अलग तरीके की होती थी बच्चों। तो आइए अब इसमें हमारा जो दूसरा प्रश्न है बच्चों, वो हम करते हैं सबसे पहले। तो कुछ प्रश्न बच्चों ये है हमारा इसमें, हड़प्पा सभ्यता के किन दो देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे? तो हड़प्पा देशों के साथ क्या थे बच्चों, इसमें कई चीज़ ऐसे की थी, व्यापार भी होता था। अब व्यापार में जब बात की जाए तो इसमें सोना चांदी और टीन, ये सारी चीज़ें मंगाई थी। अफ़गानिस्तानों से, बलूचिस्तानों से टीन मंगाई जाती थी, कर्नाटक से सोने मंगाए जाते। और आप ये कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आपको ये देखिए बताते हैं ये कहाँ कहाँ से क्या क्या व्यापार क्या करते थे और किस राज्य से। तो बच्चों एक मोसोपोटामिया जो है बहुत बड़ा जो हड़प्पा सभ्यता के संपर्क में था, और यह भी पुरातात्विक खोजों से मिली है, जिसमें हमें क्या क्या चीज़ें मिली है, हड़प्पाई मोहर, बाट और मनके हमें वहाँ से प्राप्त बरामद हुई है। और एक बच्चों वही था हमारा ओमान। ओमान क्या था बच्चों, जो हड़प्पा सभ्यता में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक जो माना जाता है क्षेत्र, जहाँ से कि बहुत मात्रा में दक्षिणी से पश्चिमी छोर पर स्थित ओमान जो है, वहाँ से अधिक मात्रा में क्या किया जाता था बच्चों, तांबा लाया जाता था हड़प्पा सभ्यता में। तो इस तरीके से व्यापार होता था मेसोपोटामिया और ओमान में। और भी कई क्षेत्र हैं जहाँ से कि बलूचिस्तान हो गया, यहाँ से कि कई प्रकार के व्यापार किए जाते थे। एक है बच्चों हमारा जो क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी किन देवी देवताओं की पूजा करते थे? देखिए बच्चों, जैसे वर्तमान समय में हम किसी न किसी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से प्राचीन समय में भी वह किसी देवी देवताओं की पूजा करते थे। लेकिन प्राचीन समय में कौन कौन से देव होते थे उसकी बात जानने में हमें सबसे पहले यह पता करना है। तो वो थे हमारे सबसे पहले वो उनके जो आसपास के जानवरों की, पेड़ पौधों की, इन सभी की वो पूजा करते थे। प्राकृतिक पूजा, हड़प्पा सभ्यता में कई लोग पेड़ पौधों की, पशुओं की, धार्मिक देवताओं की इस तरीके से करती थी। और इसका पता हमें कैसे चलता है, जो हमें मोहर प्राप्त हुई है उसमें क्या था, जानवरों के अवशेष भी हमें मिले हैं। ऋग्वेद में रुद्र नामक एक देवता का उल्लेख है जो शिव का रूप माने गए हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आइए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं चार क्षेत्रों के नाम बताइए। वो कौन से चार क्षेत्र हैं जो कि महत्वपूर्ण माने जाते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता के जो चार क्षेत्र थे बच्चों, वो कौन से थे? सबसे पहला नागेश्वर तथा बालाकोट, जहाँ से क्या प्राप्त हुआ है बच्चों, हमें शंख बरामद हुआ है। कहा जाता है नागेश्वर और बालाकोट, जो कि अब ये बालाकोट वही है जो कि आपने अभी सुना होगा हमारे
जो 14 फरवरी जो हम वैलेंटाइन डे के रूप में मनाते हैं, ठीक उसी दिन क्या है ब्लैक डे भी हम मनाते हैं, क्योंकि पुलवामा अटैक हुआ था इसी समय। ये जो बालाकोट है ये वहीं पे जो बहुत ज़्यादा बमबारी की थी, भारत ने अपना बदला लेने के लिए, सैनिकों वीर शहीद के बदला लेने के लिए उन पर बमबारी की थी, ये वही बालाकोट है जो कि अभी पाकिस्तान में है बच्चों। तो एक है बच्चों जो हमारा नेक्स्ट है, अफगानिस्तान में सोतगई नीले रंग के राजवत मणि, जैसे कि पत्थर आप पहनते हैं हम घर में, आप जो उंगलियों में, तो उस तरीके से कुछ मणि होती है वो कि वहाँ से बरामद हुई है बच्चों। कार्निलियन के लिए लोथल, लोथल सबसे छोटा शहर माना जाता है हड़प्पा का नगर, वहाँ पर ये कार्निलियन प्राप्त हुए हैं। अब आइए बच्चों इसमें कुछ है हमारा, हम ये भी जान लेते हैं। अब मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी जो है जोदड़ो के विशाल स्नानागार का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो मोहनजोदड़ो की जो एक सबसे बड़ा नगर माना जाता है हड़प्पा सभ्यता का ही, और यह लोथल से काफ़ी 4 गुना काफ़ी बड़ा था। तो यहाँ पर की जो सभ्यता थी, जो प्राचीन समय में अभी आधुनिक समय में जो सभ्यता चल रही है उसी प्रकार की ठीक यहाँ पर भी रही है। तो यहाँ पर किस प्रकार की रही है, जैसे हमारा स्नानागार होता है, बाथरूम होता है, नालियाँ होती हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी हुआ करते थे। जैसे कि यहाँ पे बच्चों सबसे पहले जो चीज़ें क्या थी, हम उस चीज़ों के बारे में डिस्कशंस करते हैं। वो था दुर्ग में विशाल स्नानागार, आंगन के बने आयताकार जलाशय हुआ करते थे। तो मतलब कि चारों ओर, मतलब कि बीच में आंगन होता था और चारों ओर उसी में तालाब होता, स्नानागार नहाने का जगह होती थी, और जलाशय के लिए तल से जाने के लिए उत्तरी और दक्षिणी भागों में सीढ़ियाँ बनी होती थी बच्चों। सीढ़ियाँ होती थी जलाशय में जाने के लिए, मतलब कि जैसे कि आपने देखा होगा तालाब होता है हमारे गांव में जाने के लिए, तो उसमें सीढ़ी होती है एक तरफ से जाने के लिए। तो दक्षिणी और उत्तरी भागों में क्या होता था, एक मतलब चढ़ने के लिए और एक उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। जलाशय के तीनों कक्ष में बने हुए थे, जलाशय के तीनों ओर कक्ष बने हुए थे, मतलब कि उसके तीनों ओर क्या होते थे कक्ष, मतलब कि रूम, जिसमें कि एक बड़ा कुआं होता था, उसके में भी एक कुआं होता था ताकि पानी की किल्लत ना हो सके। प्राचीन समय में बच्चों कुएं इसलिए ही होते थे कि पानी की जब भी समस्या आए और प्राकृतिक पानी उसमें इकट्ठा हो जाए तो उसका उपयोग वह समय समय पर कर सकें। जलाशय से पानी एक बने नाले में बह जाता थे, और जो जलाशय से जो पानी का एक बने नाले में, तो वहाँ पे एक नाली का भी होता था। अब स्नानागार बने होते थे और वहाँ पर नालियाँ भी होती थी उस प्रकार से। तो ये चीज़ आप देखने को मिलेगा। तो ये मोहनजोदड़ो की जो विशेषता है ये उसके बारे में था बच्चों। अब आते हैं हमारा जो नेक्स्ट है क्वेश्चंस, हम उसके बारे में जानते हैं। अब मोहनजोदड़ो में कई, ये हमने जान लिया। अब आइए हमारा जो मोहनजोदड़ो की जो विशेषता है एक और, अब आते हैं हड़प्पा। हड़प्पा निवासियों की जो है आर्थिक गतिविधियों पर प्रकाश डालिए। तो आर्थिक गतिविधियाँ उसकी क्या थी, मतलब कि जो वो अपना जीवन निर्वाह कैसे करते थे उसके बारे में, ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, ये हमारा आते रहा है कई बार से। तो कृषि, देखो सबसे पहले वो आर्थिक जीवन को कृषि करने के लिए वो क्या करते थे, कृषि करते थे। तो हड़प्पा वासी आर्थिक गतिविधि, कृषि, मछली पालन, ये सारी जितने भी जो प्राथमिक स्रोत हैं वो सारी क्रियाकलाप वो किया करते थे। और पशुपालन, बच्चों को जो पशुपालन करते थे वो छोटे मोटे पशुओं पालते थे जिनको वो कंट्रोल में करके रख सकें। बैलों का उपयोग वो क्या करते थे, खेतों को जोतने के लिए, लादने के लिए, इस तरीके से। और कुटीर का उपयोग, मतलब खुदाई के दौरान मिली मूर्तियों में से हमें यही पता चलता है उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि बर्तनों का भी निर्माण किया करते थे। वहाँ पर आपको वहाँ पर एक कटोरा मिलेगा जो जिसमें कि वो खाने, भोज पात्र कहा जाता है, उसमें वो खाना रखते होंगे और उसी में वो खाना खाते होंगे। व्यापार में हमें बच्चों आभूषण और मन के, जैसे कि अभी हमने बताया था आपको, ओमान और हमारा मोसोपोटामिया से कई ऐसे व्यापार हुए हैं, सोने चांदी के, इस तरीके से तांबे के, और ये माप तोल के हमें वहाँ पे बाट भी देखने को मिले हैं बच्चों। तो व्यापार को तोलने के लिए इस तरीके से व्यापार होता था। एक है बच्चों हमारा इसी में हड़प्पाई समाज में सामाजिक और आर्थिक भिन्नताओं के लिए प्राकृतिक विधियों का प्रयोग करते हैं। अब मतलब किस तरीके से वो देखते हैं कि सामाजिक आर्थिक भिन्नताएं किस प्रकार, मतलब कि विभिन्न समाज में लोग रह तो रहे थे लेकिन भिन्नताएं वहाँ भी पाई जाती थी। वो किस प्रकार की, समाधानों का अध्ययन, जैसे कि समाधान मतलब कि जब दफनाया जाता था कई प्रकार की उसमें भिन्नताएं देखने को मिली है। हड़प्पा सभ्यता में मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था, पर कई बार क्या देखने को मिलता है, गर्तों की सतह पर ईंटों की चिकनाई की गई थी।
मतलब कई उसमें गर्तों में चिकनाई की जाती है, कई में नहीं की जाती। अब कब्रों में क्या क्या भिन्नताएं हैं? कुछ कब्रों में मृत भांड आभूषण मिलते हैं, लेकिन किसी में क्या मिलते हैं, मिट्टी के ही सामान मिलते हैं, शंख मिलते हैं, तांबे मिलते हैं। मतलब कि जो अमीर लोग होते थे, कहा जाता है जितने भी जो पश्चिमी हिस्से में जो ऊपर की ओर जो लोग रहते थे दुर्ग पर, उनको जब दफनाया जाता था तो वो अपने साथ आभूषण ये सारी चीज़ें दफना लेते थे, और उनकी कब्र भी बड़ी होती थी। और ये जो छोटे लोग, जो निचले नगर के जो लोग होते थे, उनको दफनाया जाता था, उनके साथ मिट्टी, तांबे, शंख ये दी जाती थी। और विलासिता का अध्ययन, पुरातत्वविदों ने इन्हें क्या कहा है, उपयोगी और विलास वस्तुएं वर्गीकृत की है। कहा जाता है कि पहले जो रोजमर्रा की जो चीज़ें थी वह पत्थरों के आसपास ही होती थी, और जो मानव था वो पत्थरों से ही सब चीज़ अपना सीखता था, सब चीज़ वो करता था बच्चों। तो ये था हमारा आज का जो चैप्टर था बच्चों। आज ये हमारा चैप्टर 1 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हम उसके बारे में डिस्कशंस कर लेते हैं, और उसके बाद हम इस क्वेश्चंस को विराम देंगे और हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो आइए हम इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, हड़प्पा वासियों ने धार्मिक विश्वासों की जानकारी प्राप्त कहाँ से, मोहरों किस प्रकार सहायक होती है, संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो पुरुष देवता, खुदाई से एक मोहर मिलती है जिसमें क्या पता चलता है हमें कि पुरुष देवता चित्रित किया गया है। उसके सिर पर 3 सिंह दिखाए गए हैं। उसे एक योगी की तरह ध्यान मुद्रा में बिठाया गया, मतलब कि वो, मतलब जैसे हमारे रामदेव बाबा होते हैं ध्यान मुद्रा में, ठीक उसी प्रकार से बैठे हुए थे। तो चारों ओर उनके क्या थे, हाथी, बाघ, गेंडे थे, और आसमान नीचे भैंस और 2 हिरण भी थे। तो चारों ओर से उनको जानवरों ने घेर रखा था। इस तरीके से वो मूर्ति हमें प्राप्त हुई है। अच्छा, वृक्ष और पशुओं की पूजा, एक मोहर पीपल की दलियों के बीच में देवता को दिखाया गया बच्चों। इससे यह पता चलता है कि वृक्ष वृक्ष भी करते थे। अन्य मोहर अंकित कुबड़ बैल का भी मिला है, जो कि जिनके पीठ के पीछे से पैर होते हैं। कुछ मोहरों से यह पता चलता है कि योगी मुद्राएं और आद्य शिव पहचाने थे, और धर्म का प्रतीक भी माना जाता है इनको। तो ये था बच्चों हमारा धार्मिक विश्वासों, किस तरीके से वो रहते थे। हमने आपको नगर परियोजनाओं के बारे में भी बता दिया, और मोहनजोदड़ो के बारे में बता दिया बच्चों हमने आपको। तो अब आइए हमारा जो एक है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, तो हम उसके बारे में जान लेते हैं, जो कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमने उदय में बारे में जान लिया। अब हम इसके वो अंत के बारे में भी जान लेते हैं, अंत किस प्रकार का होता है। हड़प्पा सभ्यता के अंत के उत्तरदायित्व कारणों का वर्णन कीजिए। तो बच्चों कहा जाता है इसके बहुत कारण हैं। नदियों का सूख जाना, अरब देशों का आक्रमण करना, जलवायु में परिवर्तन आ जाना, भूकंप आ जाना, सूखा पड़ जाना, आदि कई चीज़ें ऐसी हैं जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नदी का मार्ग बदलना। तो यह एक अनुमान लगाया गया कि सिंधु नदी संभवतः अपना मार्ग बदलने लग गई। ऐसे क्या हुआ, सिंधु घाटी पर असर पड़ा, जो वहाँ के लोग थे उन पर असर पड़ा, और वो हस्तांतरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए मजबूर हो गए। बाढ़ बाढ़ के आने से क्या हुआ, सिंधु नदी बाढ़ों ने क्या की, सभ्यता को नाश कर दी। मतलब कि सब लोग वहाँ पर, कई लोगों की मौत हो गई, कई लोग बिखर गए। इस तरीके से उन्होंने की बाढ़ के आने से बहुत ज़्यादा समस्याएं उनको आई। जलवायु परिवर्तन, तो वर्षा का कई बार अनियमित मानसून की तरह से आ जाना, तो यह जलवायु परिवर्तन के कारण भी क्या होता है, हड़प्पा सभ्यता का अंत देखने को हमें मिलता है। अब भूकंप, यह भी अनुमान है कि कोयटा बहुत बड़ा भूकंप माना जाता है, जिसने क्या किया, हड़प्पा सभ्यता की बहुत बड़ी क्षति पहुंचाई। और आक्रमणकारी आर्यों ने तथा अरब देशों के आक्रमणों ने क्या किया, इस पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, जिसके कारण ये सभ्यता नष्ट होती चली गई। तो बच्चों आज का जो हमारा क्वेश्चन था ये यहीं तक समाप्त होता है, और आपको समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है इसमें, चाहे कोई भी आपका डाउट है, तो आप मुझसे बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। क्योंकि ये देखो आपका बच्चों लॉकडाउन का समय है, आप इसको जितना यूटिलाइज़ कीजिए वो आपके लिए बेनिफिट है। और ये कोर्स हमारा आगे बढ़ते रहेगा, इसी तरीके से वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।